जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म्स निकले हैं, हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। PYQ हमने एनालाइज कर दिया है। उसमें एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोर्ट, उसको हमने स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि PYQ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो वो लेक्चर्स देख लेना। इसके साथ जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर सारा ही मैंने ऑलमोस्ट पढ़ाया हो, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। करंट अफेयर डेली में व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ, प्लस मंथली करंट अफेयर्स में आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब रही बात इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वाले टॉपिक में, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसको कैसे हम करेंगे पहले वो देख लेते हैं। बाकी मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगा, अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, जो पढ़ेंगे अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या होता है हाई कोर्ट में, आज के लेक्चर में कवर करवा दूंगा मैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता है। देन उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है, जिसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे, मैंने आपको बताया था, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, उसकी हिस्ट्री को जानेंगे, बिल्कुल ऑफिशियली हिस्ट्री देखेंगे उसकी क्या है, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो कोर्ट में यूज़ होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारा जो ट्रैक रहेगा, इसमें हम मूव करेंगे। आई नीड योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी से और कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो ये सीरीज भी कॉन्टिन्यूसली यूट्यूब में ही चलेगी। मैं कहीं और पेड नहीं पढ़ाता हूँ, यहीं पर पढ़ाता हूँ जो पढ़ाता हूँ, ठीक है। दिस इज इट। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे फैक्ट्स अबाउट हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जो भी चीज़ें हैं, इस लेक्चर के बाद आपको हाई कोर्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इंडिया की जुडिशरी को आपको समझाऊँ ना, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, तो बाकी कंट्री से इंडिया का जुडिशियल सिस्टम अलग है। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपका कहीं पे किसी के साथ कोई विवाद हो जाता है, कोई सिविल मैटर हो जाए, क्रिमिनल मैटर, आप कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल जाते हो, दैट इज लोअर कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट में आप चल जाते हो, ठीक है। आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप कहाँ पे चल जाते हो? फिर हाई कोर्ट में चल जाते हो, हाई कोर्ट में केस चला। फिर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप कहाँ पे चल जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में चल जाते हो। वो लास्ट आपका अपील का घर होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इंडिया का जो जुडिशरी है वो आपस में जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि जैसे यूएसए में है ना, स्टोरी सुनो या स्टोरी की तरह सुनोगे सब कवर हो जाएगा। यूएसए में पता क्या होता है? यूएसए में फेडरल कोर्ट अलग है और प्रोविंस का कोर्ट अलग है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैलिफोर्निया है ना, कैलिफोर्निया का जो कोर्ट होगा वो सिर्फ जो उनके स्टेट के मैटर होंगे वो देखेगा, बट जो उनका फेडरल कोर्ट होगा वो कंट्री के मैटर देखता है। मतलब ये अलग मैटर देखता है, ये अलग मैटर है। जो मैटर ये देखेगा, जो उनकी प्रोविंस का कोर्ट जो वो मैटर देखेगा, वो फेडरल कोर्ट मतलब जो उनका मेन कोर्ट है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो ये मैटर नहीं देख सकता, क्योंकि इनका अलग अलग है। बट ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में ऐसा है कि हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं ना, वही केसेस की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन केसेस को देख सकता है। मतलब इंडिया का जो जुडिशरी वाला सिस्टम है आपस में जुड़ा हुआ है। ये नहीं है कि हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ये नहीं है कि ये जो केस लड़ रहा है, आप उसमें केस कोई चल रहा है, वो केस बाद में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होता है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। बट यूएसए में ऐसा होता है कि अगर कोई उनकी स्टेट है, वहां पर कोई केस चल रहा है, तो वो उनकी स्टेट का कोर्ट ही देखेगा, वो फेडरल कोर्ट नहीं देख सकता। और जो फेडरल कोर्ट देख रहा है वो उनकी स्टेट का कोर्ट नहीं देख सकता। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले समझना है कि इंडिया का जो जुडिशरी का सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। सर इंटीग्रेशन कैसे है? सबसे नीचे आ जाते हैं हमारे लोअर कोर्ट, जिनको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। एक एक लेक्चर में इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। लोअर कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट, उससे मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके कोर्ट आ जाते हैं, उससे ऊपर हमारे कहाँ आ जाते हैं? हाई कोर्ट। उससे ऊपर कौन से आ जाते हैं? हाई कोर्ट, ठीक है। जो एक स्टेट में, आपको पता है एक स्टेट में यूजुअली एक हाई कोर्ट होता है, या एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एक से ज़्यादा यूटी का भी एक हाई कोर्ट, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों यूटीज़ का एक ही हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। और उसके ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी कंट्री का उच्च न्यायालय है, तो वो क्या आ जाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, एक एक करके फैक्ट्स समझेंगे। ये मैंने आपकी रिवीजन के लिए पीडीएफ में लिखा है, ऑल्दो मैं ऐसे भी आपको पढ़ा सकता हूँ, बट रिवीजन के टाइम में आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। और देखो, यही लाइन लिखी है कि जुडिशरी में एक हाई कोर्ट होता है। और देखो, अगर मैं स्टेट की बात करूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात तब करूँगा जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा। मैं स्टेट की बात, फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा स्टेट की बात करता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा और क्या होंगे? सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है वो टॉप पोजीशन में होता है स्टेट में। मतलब स्टेट में, कोई भी स्टेट है, आपकी केरला स्टेट है या कोई भी स्टेट है, उसमें क्या होता है? सबसे टॉप में होता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे क्या आ जाते हैं? सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो हाई कोर्ट किसी स्टेट में टॉप पोजीशन में कोर्ट होता है, ये पॉइंट आप सबको पता है, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है, ठीक है। अब हाई कोर्ट की हिस्ट्री देखो, ध्यान से सुनो। हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1862 में। 1862 में 3 कोर्ट बनते हैं, ठीक है। 3 कोर्ट बनते हैं। कौन से? एक तो कलकत्ता में कोर्ट बनता है, एक बॉम्बे में बनता है जो एट प्रेजेंट मुंबई है, और एक चेन्नई जो मद्रास कोर्ट है, ठीक है। 3 कोर्ट बनते हैं, एक कलकत्ता, एक बॉम्बे और एक मद्रास, ठीक है। ये 3 कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का बेसिकली इनिशिएशन 1862 में ही हो गया था, जब 3 कोर्ट बने थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास कोर्ट, ठीक है।
1866 में एक और कोड इसमें ऐड हो जाता है, इलाहाबाद, ठीक है। तो ये 4 कोड बन जाते हैं। अब क्या होता है, धीरे 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 आपको पता है ब्रिटिश टाइम में प्रोविंसेस थी, आपको पता है ना, ब्रिटिश टाइम में प्रोविंसेस, जैसे आज हम स्टेट्स बोलते हैं तो ब्रिटिश टाइम में प्रोविंसेस थी। तो टाइम के साथ क्या होता है कि हर एक प्रोविंस में एक कोर्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस थी, उसका एक कोर्ट आ गया था। तो ऐसे हर एक प्रोविंस में एक एक कोर्ट आ गया। ये सिलसिला चलता रहा 1950 तक, ठीक है। 1950 में क्या होता है, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला जाता है कि हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो ये बोला जाता है कि हर स्टेट का अपना अपना क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। बट एक अमेंडमेंट होती है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होती है जिसको बोलते हैं 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। इस 7th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट होगा, मतलब 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग स्टेट है, लेकिन उनका हाई कोर्ट एक ही है, जिसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जैसे केरला और लक्षद्वीप अलग अलग हैं, केरला एक स्टेट है, लक्षद्वीप एक यूटी है, बट उनका एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज नोन एज केरला हाई कोर्ट, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, उस टाइम ये बोला गया था कि हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होगा, बट हमने 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956 में ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, एक से ज़्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो ये एक हिस्ट्री है कि हाई कोर्ट बेसिकली कैसे स्टार्ट हो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार वापस, हमें कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से पढ़ते चलेंगे ताकि आपको हाई कोर्ट वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। मैंने आपको ये बोला कि अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, स्टेट में सबसे ऊंचा अगर कोई न्यायालय होता है तो वो हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट है। ये पॉइंट मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। फिर मैंने आपको ये एक स्टोरी सुनाई कि हाई कोर्ट का सिलसिला 1862 में स्टार्ट होता है। कलकत्ता में एक कोर्ट बनता है, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में, ठीक है। 1866 में एक और 4th कोर्ट बन जाता है, दैट इज इलाहाबाद कोर्ट। धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश टाइम में जितनी भी प्रोविंस थी सबका अपना अपना एक कोर्ट आ जाता है, दैट इज नोन एज हाई कोर्ट। बट 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो हम ये बोलते हैं हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। बट हम एक अमेंडमेंट करते हैं, दैट इज 7th अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है 1956 में, जिसमें पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो हाई कोर्ट बना सकता है, कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं फॉर 2 और मोर स्टेट, ठीक है। इसीलिए जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है ना, ये कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर यूटी का भी और लद्दाख यूटी का भी। किसको ये अथॉरिटी दी गई है? पार्लियामेंट को। ये कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या 2 या 2 से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज का एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर? इसमें कोई अभी तक आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इस स्टोरी की तरह समझेंगे, पॉलिटी इसी तरह से पढ़ी जाती है। एट प्रेजेंट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट इन द कंट्री। देखो अच्छे से ये अभी कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, देन मॉक में भी क्वेश्चन दूंगा, हर वे में प्रिपेयर कर दूंगा आपको एग्जाम के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एट प्रेजेंट अगर पूछा जाए कितने हाई कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास एट प्रेजेंट इंडिया में, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू एनी यूटी और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूटी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसी यूटी में कर भी सकती है या रिमूव भी करे। फॉर एग्जांपल जो केरला वाला हाई कोर्ट है, मैंने आपको बता दिया, वो लक्षद्वीप को भी कंट्रोल करता है। जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल को भी कंट्रोल करता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी कंट्रोल करता है। तो एक यूटी को भी कर रहा है और एक स्टेट को भी कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके पास अथॉरिटी है? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट बोल सकती है कि हाई कोर्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो लद्दाख यूटी को भी देखेगा, ठीक है। तो ये किसके पास अथॉरिटी है? पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हाई कोर्ट है उसके रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करते हैं किसके साथ? हाई कोर्ट के साथ। इतना आपने याद रखना। तो एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि हाई कोर्ट्स के साथ कौन से आर्टिकल जो हैं डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक, और कौन सा पार्ट जो है जहां पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है, तो पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द हाई कोर्ट, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बोली गई है कि जो भी हाई कोर्ट होगा, ध्यान सुनना, जो भी हाई कोर्ट होगा उसमें क्या होंगे? एक चीफ जस्टिस होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के भी एक चीफ जस्टिस हैं, तो हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे। और
कितने भी जजेस हो सकते हैं जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करे, मतलब प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम बताएगा कि एक हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस हो सकते हैं। देखो टाइम के साथ जब प्रेशर बढ़ता है तो जजेस की पोस्टें भी क्रिएट की जाती है ना, नई नई पोस्टें क्रिएट की जाती है। तो वही बोल रहा है कि हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ डिपेंडिंग अपॉन द लोड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कितने उसके साथ साथ और जजेस होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? देखो सबसे पहली बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। देखो सबसे पहले हाई कोर्ट में सबसे बड़ा जज कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सबसे बड़े जज होते हैं हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। और वो किसको, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से वो अपॉइंट कर देंगे, वो कंसल्ट करते हैं किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ना, उनको कंसल्ट करते हैं, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसल्ट, और कंसर्न जो स्टेट है उसके गवर्नर के साथ डील करके बात करके फिर वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसका अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो पहले क्या करेंगे? प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे और हमारे एलजी साहब से बात करेंगे और फिर अपॉइंट करेंगे किसको? चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी जब जजेस, फॉर एग्जांपल अब हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस थोड़ी हैं, और भी जजेस हैं, जब बाकी जजेस को अपॉइंट करना होगा तो इन दोनों से तो पूछा ही जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, मतलब जो चीफ जस्टिस होंगे कंसर्न हाई कोर्ट के उनको भी कंसल्ट किया जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे, फिर गवर्नर से बात करेंगे, और जो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट होंगे उनसे भी बात करेंगे, फिर जज अपॉइंट होगा इन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। अब यहाँ पर ये थोड़ा ना अगर पेपर डिफिकल्ट आ सकता है तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कुछ चीज़ें। ये बेसिकली सेकंड एंड थर्ड जजेस केस हुआ था, इसमें कुछ नहीं है, ये जजेस की अपॉइंटमेंट के रिलेटेड केस है। देखो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा हुआ कि जज को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, बट ये नहीं क्लियरली उन्होंने ये लिखा था कि कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, बट इसको इतना इम्फेसाइज नहीं करा था कि कंसल्ट करने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस जो नाम बोलेंगे वही मानना है या कुछ ऐसा नहीं था। अब जब सेकंड जज केस आता है, ध्यान से सुनना, सेकंड जज एक केस होता है 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हाई कोर्ट के जज की जो अपॉइंटमेंट होगी ना वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंफर्मिटी के बिना नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको कंफर्म करेंगे उसी को आप अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब थर्ड जज केस में क्या बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी जज को अपॉइंट करना है आपने हाई कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले कोई नाम नॉमिनेट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? एक कोलिजियम बनेगा, मतलब कौन होंगे उस कोलिजियम में? एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनो, और 2 अदर जजेस होंगे। कितने अदर जजेस होंगे? 2 अदर जजेस होंगे। ये मिलकर बताएंगे कि किस पर्सन को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाना है या कोई और जज बनाना है हाई कोर्ट का, फिर उस पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है सर, हमें कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अपॉइंटमेंट की बात करें, आराम से सुनो, वापस समझाऊंगा। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है कि जब हमें जज को अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है, सबसे पहले बात चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट 2 पर्सन को कंसल्ट करेंगे, कौन सा? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर के साथ, मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल होता है। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का अपॉइंट हो जाएगा। अब और एक चीज़ लिखी गई थी, अगर सपोज करो बाकी किसी जज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो पूछना पड़ेगा, गवर्नर से भी बात करनी पड़ेगी, प्लस जो चीफ जस्टिस होंगे उस हाई कोर्ट के उनको भी पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछने का मतलब क्या है? उस पे केसेस चले, मतलब पूछने का मतलब जस्ट पूछना है कि वो बात माननी है। इसमें सेकंड जज केस जो था 1993 का, उसमें ये बोला गया पूछने का मतलब सिर्फ पूछना नहीं है, बात भी माननी है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस बंदे का नाम बताएंगे वही बंदा अपॉइंट करना है तुमने एज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, ये बात बोलेगी। बट थर्ड जजेस केस में ये बोला कि अगर सपोज करो एक ही पर्सन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछा जाए, वो तो बायस्ड हो सकते हैं, वो किसी अपने फेवर वाले बंदे को भेज सकते हैं, इसलिए ये बोला गया कि वो अकेले नॉमिनेट नहीं कर सकते बंदे को, वो और उनके साथ 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मिलकर जिस बंदे का नाम देंगे वही बंदा अपॉइंट होगा एज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आएगा, नहीं भी आए रिवाइंड करके देख लेना, चीज़ें आपको समझ आए। एक बार लास्ट में मैं सब आपको रिवाइज करवा दूंगा, एक बार समझो। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आराम से आएंगी, बट मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ये सब रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मुझे जज बनना है ना हाई कोर्ट का, तो आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, अदरवाइज आपको जज थोड़ी बनाएंगे। तो कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है फॉर द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजनशिप में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो जेकेपी कांस्टेबल बच्चे हैं वहाँ से आपको पता चले इंडिया के सिटीजन कैसे बनते हैं, बट आप यहाँ पर यही याद रखो कि जज बनने के लिए आपको पहली बात तो एक इंडिया का सिटीजन नागरिक होना चाहिए,
और उस पर्सन को कोई भी जुडिशियल ऑफिस इंडिया की टेरिटरी के अंदर 10 साल तक उस जुडिशियल ऑफिस में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक उन्होंने नौकरी की होनी चाहिए, तभी वो अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ चीफ जस्टिस नहीं, मतलब एज अ सिंपल जज ऑफ हाई कोर्ट भी उनकी भी बात हो रही है। थर्ड क्या कंडीशन है, ही शुड हैव एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चल जाएगी और ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया वो होने ही चाहिए, मतलब यूएसए का सिटीजन इंडिया का हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, ये चीज़ याद रखो। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और दूसरी कंडीशन दो हैं, उनमें से एक भी सेटिस्फाई हो जाए काम बन जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि वो इंडिया के किसी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल के लिए उसमें मतलब होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जज होने चाहिए एक लोअर कोर्ट में। सेकंड, अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो एडवोकेट होने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट एडवोकेट होने चाहिए किसी हाई कोर्ट के 10 सालों के लिए। अगर ये दोनों कंडीशन में कोई भी एक सेटिस्फाई होती है प्लस वो इंडिया के सिटीजन है तो वो किसी हाई कोर्ट में उनको एज अ जज अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ से आपको देख के एक चीज़ पता चली, यहाँ पर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 30 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए या 35 से ऊपर। इसलिए आपने देखा होगा अभी रिसेंट न्यूज़ चली थी, आई थिंक कौन से पर्सन थे जो सबसे यंगेस्ट जज बने थे, ये देख लें सबसे यंगेस्ट जज कौन बने थे। तो वो कोई भी हो सकता है, बस ये कंडीशन सेट, इसमें एज का मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो कोई भी मिनिमम एज नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट इन अ हाई कोर्ट। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा मैं सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो किसी एक बंदे को ऐसे भी अपॉइंट कर सकते हैं एज जज, जो उनको लगता है, ध्यान से सुना, जो उनको लगता है कि डिस्टिंग्विश जूरीस है, मतलब इसके पास कोई इंटेलेक्ट है, अच्छा ज्यूरी वाला काम कर सकते हैं, तो ऐसे पर्सन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट वो हाई कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा वो अच्छे से आपको बता दूंगा कि इंडिपेंडेंट जूरिस्ट जो है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो है, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकते हाई कोर्ट एज अ जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बताऊंगा, यही पॉइंट ये लिखा हुआ है, नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज में एज अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जो है कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट कर दें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से ये आपको फैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल एक जज अपॉइंट हो गए, एक हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक जज अपॉइंट हो गए, तो जो वो ओथ लेंगे, वो शपथ लेंगे, वो शपथ किसके सामने लेंगे, तो वो गवर्नर के सामने लेंगे। फॉर एग्जांपल एलजी, और फॉर एग्जांपल एलजी अवेलेबल नहीं है तो कोई और पर्सन जो अपॉइंट करेंगे एलजी, उनके सामने जो है जैसे चीफ सेक्रेटरी वगैरह, उनके सामने वो शपथ लेंगे। तो ये याद कर लेना, जो भी हाई कोर्ट का जज होगा वो जब शपथ लेते हैं तो किसके सामने लेते हैं, गवर्नर के सामने लेते हैं। वहाँ पर ऑप्शन में सीएम, प्रेसिडेंट कुछ भी दे देगा तो वहाँ पर मार्क गलत मत करना। ठीक है, अब ओथ में क्या क्या बोलते हैं ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट फिर भी बता देता हूँ। वो ये ओथ लेते हैं कि हम सच्ची फेथ रखेंगे, एलिजेंस रखेंगे टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, हम भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाएंगे, मतलब भाईचारा और जो इंडिपेंडेंस है उसको बढ़ाएंगे, और हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से बेस्टली काम करेंगे, ये सब चीज़ें, और कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा और लॉज को अपने से भी ऊपर रखेंगे, ये शपथ में बोला जाता है। ये आपको कोई नहीं पूछेगा, जस्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ओथ है या अफर्मेशन जो है वो किसके सामने ली जाती है, गवर्नर के सामने ली जाती है, स्टेट के गवर्नर के सामने ली जाती है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये सिर्फ फैक्ट्स याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं होता। ये कंसेप्चुअल एग्जाम्स में आपको जैसे ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का कोई जज है उसका कितना साल का टेन्योर, मतलब कितने साल वो जज रह सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स डेट नहीं है, बट उन्होंने थोड़े प्रोविज़न बनाया हुआ, वो प्रोविज़न में आपको बता दें। पहली बात, अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो वो जब तक 62 ईयर्स का नहीं होते तब तक वो जज रहेंगे, 62 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। यही एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 65 होती है, हाई कोर्ट में 62 होती है। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है। अब दूसरी बात, भाई वो रिज़ाइन भी तो कर सकते हैं, कोई भी पर्सन किसी भी ग्राउंड पे रिज़ाइन कर सकता है, तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। बट ध्यान से याद रखना, वो रिज़ाइन किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ध्यान से सुना, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट को करते हैं। जो शपथ लेते हैं वो गवर्नर के सामने लेते हैं, ये पॉइंट याद करना है। ठीक है, तो अगर वो ऑफिस होल्ड करेंगे तो 62 ईयर्स तक वो ऑफिस में रह सकते हैं। 62 ईयर के बाद हाई कोर्ट का जज जो है वो रिटायर हो जाता है, और अगर उनको रिज़ाइन करना है तो वो रिज़ाइन किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को करेंगे। ठीक है, उनको क्या रिमूव किया जा सकता है, तो बिल्कुल रिमूव भी किया जा सकता है, उनको प्रेसिडेंट रिमूव भी कर सकते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट का स्पेलिंग देख लें। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट बोलेगी इस पर्सन को रिमूव कर दो फ्रॉम द हाई कोर्ट जज, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। अब ये अगर रूल इतना ईजी हो तो भाई पार्लियामेंट वाले तो किसी जो भी जज उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे या डिसीजन दे तो वो उसको रिमूव कर दें, बट ऐसा नहीं होता। इसका मैं अभी आपको रिमूवल का रूल बताऊंगा कि रिमूव करना बहुत टफ है। एक हाई कोर्ट का जज या एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है,
और एक और कंडीशन ये हो सकती है वो अपने ऑफिस को वैकेट छोड़ सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए वैकेट कर सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल वो जज सुप्रीम कोर्ट के बन जाते हैं या किसी और हाई कोर्ट में चल जाए। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कोई जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो जाते हैं, तो भाई उनकी पीछे वाली सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, या वो किसी और उनकी ट्रांसफर हो जाती है हाई कोर्ट में, तो भी उनकी सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आपको याद है। सबसे पहली बात, एक हाई कोर्ट के जज कब रिटायर हो जाते हैं, 62 ईयर की एज में। ठीक है, सेकंड, अगर उनको रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लिखेंगे। क्या उनको रिमूव कोई कर सकता है, तो बिल्कुल प्रेसिडेंट कर सकता है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कैसे रिकमेंड करे वो मैं बताऊंगा। और उनकी सीट वैकेंट कब होगी, सीट वैकेंट होगी जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं या उनकी ट्रांसफर हो जाती है टू अदर हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, रिमूवल ऑफ जज, तो मतलब अगर सपोज करो एक हाई कोर्ट के जज हैं, उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, मतलब उनके ऑफिस से उनको रिमूव किया जा सकता है बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। बट क्या प्रेसिडेंट ऐसे ही ऑर्डर निकाल देंगे, मतलब वो सपोज करो प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट के ही होते हैं, तो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक जज जो है वो डिसीजन दे देते हैं तो गवर्नमेंट वाले तो यही बोलेंगे भाई इनको रिमूव कर दो। तो क्या इतना ईजी है, नहीं, बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ध्यान से सुनो, 2 ही कंडीशन पे इनको रिमूव किया जा सकता है। कौन सी 2 कंडीशन है, एक तो मिसबिहेवियर, अगर ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने किसी काइंड का मिसबिहेवियर किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मिस यूज करा काइंड ऑफ, और इनकैपेसिटी, मतलब वो इन कैपेसिटी है उनमें, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अब सर्व कर सकें एज अ जज। ये 2 कंडीशन ग्राउंड पे ही उनका रिमूवल हो सकता है, ये तो पहले याद कर लेना। अब रिमूवल के लिए क्या केसेस हैं वो मैं आपको ध्यान से समझा। देखो ध्यान से सुनो, इनको अगर किसी को रिमूव करना हो फ्रॉम द जज ऑफ अ हाई कोर्ट तो वो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या होगा, ये कहाँ पर लिखा गया है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जजेस इंक्वायरी एक्ट, एक जजेस इंक्वायरी एक्ट, इसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं जिसके तहत जो है एक जज जो है हाई कोर्ट का उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात, जज को रिमूव करने के लिए एक प्रपोजल रखा जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में। जो प्रपोजल रखने के लिए लोकसभा के एटलीस्ट 100 मेंबर बोले कि इस जज को, फॉर एग्जांपल ये जज है, AB जज है, ABC जज है, इसको रिमूव करना है, तो लोकसभा में अगर प्रपोजल रखना है तो 100 मेंबर होने चाहिए साथ खड़े। जैसे मैं चाहता हूँ इन जज को रिमूव करना है तो मेरे साथ 100 मेंबर बोलेंगे हाँ इनको रिमूव करना है, तभी वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और राज्यसभा में 50 मेंबर उठ के बोलें कि इनको रिमूव करो तभी होगा। ठीक है, ये किसको बोलेंगे, स्पीकर को। स्पीकर क्या करेगा, उस मोशन को एडमिट करेगा। ठीक है, अगर उसको लगेगा एडमिट करना चाहिए, जब स्पीकर इसको एडमिट करे, ध्यान सुनो, उसके बाद वो 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा। कितने मेंबर की कमेटी बनाएगा, 3 मेंबर की। उन 3 मेंबर की कमेटी में कौन होंगे, ध्यान से सुनो, एक तो होंगे इंडिया के चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, कोई भी वो बता सकते हैं, वो पर्सन आ सकता है, एक वो होंगे। सेकंड, जिस हाई कोर्ट के जज को रिमूव करें उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनको भी रखेंगे। और तीसरा, कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, मतलब डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कौन होते हैं, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी अलग से जूरिस्ट को, तो वो 3 पर्सन। ये 3 पर्सन कौन से 3 पर्सन, देखो हो क्या रहा है, आपने एक जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव करना है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहते हैं इनको रिमूव करना है तो 100 मेंबर लोकसभा के खड़े होकर स्पीकर को बोलेंगे भाई इनको रिमूव करना है। स्पीकर क्या करें, कमेटी बनाए, उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो नहीं अवेलेबल है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट होंगे, जिस स्टेट का जज होंगे वो। और थर्ड कौन होंगे, थर्ड होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, ये 3 पर्सन होंगे। ये 3 पर्सन जो है, ध्यान से सुनना, ये 3 पर्सन मिलकर ये देखेंगे कि क्या सच में इनमें ये 2 में से कोई एक प्रॉब्लम है, मतलब मिसबिहेवियर हुआ है या इनकैपेसिटी हुई है। अगर इनको लगेगा कि इनमें से कोई हुआ है तो वो बोलेंगे हाँ बिल्कुल इनके अगेंस्ट काम होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वोटिंग होगी पार्लियामेंट में। अगर 2/3, ध्यान से सुनना, अगर 2/3, दोनों हाउस की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब 66% से भी ऊपर अगर लोग, मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मिलकर बोलते हैं कि हाँ इस पर्सन को रिमूव होना चाहिए, दोनों के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, अगर वो बोलते हैं कि इनको रिमूव करना चाहिए, फिर जो है प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज रिमूव नहीं कर सकते। देखो कितना मुश्किल टास्क है, कितना मुश्किल टास्क है किसी जज को रिमूव करना, तो ये याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा अपने दिमाग में आइडिया बिठा लो, बस जस्ट इतना भी याद कर लोगे, आपको तो इतना इन डेप्थ नहीं आएगा, बट इतना याद कर लो कि अगर किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स, मतलब 66% से भी ज़्यादा मेंबर्स अगर बोलेंगे कि रिमूव करो फिर रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं रिमूव होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। रिमूवल आपको समझ आ गया। एक बार लास्ट में सारा रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ जजेस, हाँ अगर सपोज करो किसी जज को ट्रांसफर करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है। तो प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं एक जज को एक हाई कोर्ट से अदर आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है एक्टिंग चीफ जस्टिस,
देखो एक होते हैं ना चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एक होते हैं एक्ट कर रहे हैं एज चीफ जस्टिस। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं किसी भी जज को हाई कोर्ट के एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब क्यों अपॉइंट करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस? देखो फॉर एग्जाम्पल ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट। फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस और किसी हाई कोर्ट के उनका ऑफिस वैकेंट हो गया। क्यों वैकेंट हो गया? फॉर एग्जाम्पल उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया तो उनकी पोस्ट तो वैकेंट होगी। तो अगर वो वैकेंट पोस्ट है तो उसको फिल करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे? किसी एक जज ऑफ हाई कोर्ट को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं ऑफ द हाई कोर्ट। सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज टेम्परेरी एब्सेंट। वो टेम्परेरी एब्सेंट है, फॉर एग्जाम्पल छुट्टियां मनाने गए हैं तो उस केस में भी उनको क्या किया जा सकता है? किसी एक जज को एक्टिंग जज बनाया जा सकता है। और थर्ड कंडीशन क्या है? अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते तो भी इस केस में इनको बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बट एग्जाम में भी आपसे ना पूछें बट जुडिशरी में इंपॉर्टेंट आती है कि रिटायर्ड जज को भी, देखो केसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि कई बार रिटायर्ड जज को भी बुलाया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं ना वो किसी भी रिटायर्ड जज को जो है वापस हाई कोर्ट में बुला सकते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, बट उनको पहले किसकी कंसेंट लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो नहीं बुला सकते। ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लास्ट है हाई कोर्ट के बारे में जो हमें पढ़ना है, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स याद रखने हैं, बाकी इसमें हाई कोर्ट में इतना पढ़ने वाला नहीं है। सबसे पहली चीज़ हाई कोर्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पावर क्या है? हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन स्टेट। स्टेट में अपील करने के लिए सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा? हाई कोर्ट है। मैं इंडिया की बात नहीं कर, इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट है, किसी एक स्टेट की बात करूँ वहाँ पे हाई कोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक केस लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तुम्हें डिसीजन पसंद है तो अपील के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हो, तो हाईएस्ट कोर्ट है। सेकंड, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ऐसा नहीं कि तुम बाय अपील ही जा सकते हो हाई कोर्ट में, आप डायरेक्टली भी हाई कोर्ट में कुछ केसेस लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है लग रही है तो वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा, तो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, तो मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है, ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे केस होते हैं ना जिसमें आप लोअर कोर्ट में जाते हो फिर अपील करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हो, बट कुछ केसेस के आप डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो जिन केसेस के आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो हम बोलेंगे कि उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उस केसेस में, और किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ हाई कोर्ट ही कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं और उस पर्सन के अगेंस्ट रिट इशू होगी। इसी तरह हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल के तहत रिट इशू करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, गवर्नमेंट ऑफिस है और वो किसी के फंडामेंटल राइट को हैम्पर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट रिट इशू की जा सकती है। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल 32। बट एक फ़र्क है इन दोनों में, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही कर सकता है रिट इशू। मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट छीने गए ना उसके अगेंस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू। बट जो हाई कोर्ट होता है ना, अगर कोई भी आपका राइट चला गया है, लीगल राइट कोई भी चला गया, मतलब जो एक राइट है आपका लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसके अगेंस्ट जो है रिट इशू की जा सकती है। इसमें हाई कोर्ट की ज़्यादा पावर होती है रिट जुरिस्डिक्शन में। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट में भी एज वेल एज और किसी लीगल राइट में भी रिट इशू कर सकता है। और सभी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? हाई कोर्ट का होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है सर, हमने पूरा लेक्चर पढ़ लिया बट हमें कुछ याद नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी हम इसको ना रिवाइज करेंगे एक बार, जल्दी जल्दी जितना पढ़ा है वो सारा। अब आप नोट्स नहीं देखो, ये नोट्स होता है बच्चों का खेल। ठीक है, वो जो ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, मैं आपको समझाऊंगा पूरी स्टोरी। ये स्टोरी सुन लेना और ये जो PDF है इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद MCQs तो हम लगाएंगे पेपर से पहले और मॉक में आपको प्रोवाइड करूंगा तो फुल फ्लेज प्रिपेयर हो जाएंगे हम। देखो स्टोरी शुरू होती है, सर आज हमने हाई कोर्ट पढ़ना था। हाई कोर्ट में सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट करा कि हाई कोर्ट जो है किसी भी स्टेट के अंदर, अगर मैं पंजाब स्टेट की बात करता हूँ, किसी भी स्टेट में सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट ही होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं। हाई कोर्ट की स्टोरी शुरू होती है 1862 में। 3 हाई कोर्ट बनते हैं तब, कहाँ पर होते हैं? कलकत्ता में बनते हैं, बॉम्बे में, मद्रास में। 1866 में एक और बन जाता है इलाहाबाद में। ये सिलसिला चलता जाता है, हर एक ब्रिटिश प्रोविंस में हाई कोर्ट बनने जाते हैं। बट 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो हम बोलते हैं कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा। बट हम क्या करते हैं, बाद में हमें समझ आ जाता है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट बनाने का फ़ायदा नहीं है। हम 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कर लाते हैं 1956 में। उसमें हम ये चीज़ बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, एक से ज़्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया पंजाब और हरियाणा का एक ही है, केरला लक्षद्वीप का एक ही है केरला वाला, वेस्ट बंगाल अंडमान एंड निकोबार का एक ही है कोलकाता वाला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही है। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट एक हाई कोर्ट को कॉमन बना सकती है एक से ज़्यादा स्टेट या एक से ज़्यादा यूटी या एक स्टेट या एक यूटी के लिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको सेकंड क्या है,
इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि कौन से आर्टिकल हैं जो डील करते हैं हाई कोर्ट के साथ। तो अभी मैं आर्टिकल भी बता दूंगा, 214 से 231 वाले जो आर्टिकल हैं ये किसके साथ डील करते हैं, हाई कोर्ट के साथ, और कौन से पार्ट में लिखे हैं, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपकी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो मैंने आपको बताया जजेस को अपॉइंट करेंगे, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। देखो सबसे पहली बात, जो अगर आपको चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, मतलब किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे और गवर्नर से बात करेंगे। फिर ध्यान से सुनो, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है, वो किससे बात करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर के साथ बात करेंगे और फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे। अगर सपोज करो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं, कोई एक सिंपल जज को अपॉइंट करना है, तो फिर उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी बात करनी है, गवर्नर से भी, और उस हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस से भी बात करनी पड़ेगी, फिर जज अपॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या होता है वहाँ पर एक बात करना, इस पे डिबेट आ जाती है कि भाई बात करने का मतलब ये है कि जस्ट उनसे पूछना, उनकी माननी भी है कि नहीं प्रेसिडेंट ने। फिर क्या होता है, सेकंड जज केस जो होता है 1993 का, उसमें ये बोला जाता है कि प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे ना, उनकी बात माननी भी है, जो नाम वो नॉमिनेट करेंगे वही चलेगा। ठीक है, ये सेकंड जज केस में बोलता है। थर्ड जज केस में बोलता है नहीं यार, सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पे नहीं होना चाहिए, कोलिजियम होना चाहिए। कोलिजियम में कौन कौन होगा, जहाँ कोलिजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस 2 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। अगर ये 3 पर्सन मिलकर जिस बंदे का नाम अपॉइंट करेंगे एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसको अपॉइंट किया जाएगा एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जज की क्वालिफिकेशन क्या होगी, सर कुछ नहीं है, जज इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, और एक इन दोनों में से एक कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई हो तो काम बने। पहली बात वो जो जज एज अपॉइंट होना चाहते हैं वो किसी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक रहे होने चाहिए, या दूसरी कंडीशन ये है कि वो एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए, अगर इन हाई कोर्ट में। तो अगर इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है, तो उनको आप एज अ जज अपॉइंट किए जा सकते हो। मिनिमम एज का कोई रूल नहीं है, मिनिमम आप 25 साल के भी अपॉइंट हो सकते हो जज, तो इसमें कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब जो ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सॉरी, और एज वेल एज जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं, वो ओथ किसके सामने लेंगे, वो ओथ लेंगे गवर्नर के सामने। ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर गवर्नर नहीं है तो वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह। ठीक है, अब जजेस का टेन्योर कितना होगा, 62 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, बट वो रिजाइन भी कर सकते हैं। रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को लिखेंगे, गवर्नर को नहीं लिखेंगे, याद कर लेना। किसको लिखेंगे, प्रेसिडेंट को लिखेंगे। उनको उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, वो मैं आपको वापस बता दूंगा। और वो अपनी सीट को वैकेट भी कर सकते हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं या उनकी ट्रांसफर हो जाती है। अब इनको रिमूव कैसे प्रेसिडेंट कर सकते हैं, सिर्फ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कब रिकमेंड करेगा, पहले क्या होगा, 100 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के और 50 मेंबर या फिर राज्यसभा के जाके बोलें स्पीकर या चेयरमैन को कि हमें इस जज को रिमूव करना है। स्पीकर क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए या कोई जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और थर्ड कौन होंगे, डिस्टिंग्विश जूरी। 3 पर्सन मिलकर बोलेंगे कि हाँ इनको रिमूव करना चाहिए। उसके बाद जो है वोटिंग होगी, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी यहाँ पर वोटिंग होनी चाहिए और 2/3 ऑफ द मेजोरिटी राज्यसभा में वोटिंग होनी चाहिए। अगर ये सब होता है फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर। जजेस की ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है, जजेस की अगर ट्रांसफ़र करनी है तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे, मतलब बट उनको कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जब उनको ट्रांसफ़र करनी है। अगर सपोज करो एक जज की सीट वैकेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट की हाई कोर्ट की सीट वैकेंट है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकते हैं। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अगर सपोज करो ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का वैकेंट है, या वो टेम्परेरी छुट्टी लेके कहीं शादी पे गए हुए हैं, या वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी और रीज़न की वजह से, तो इस केस में ऐसा हो सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसी रिटायर्ड जज को भी बुला सकते हैं, बट उनसे पहले उनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कुछ पावरें देखी। ओरिजिनल जस्टिफिकेशन है, कुछ केस सिर्फ हाई कोर्ट में ही चलते हैं। अपील, हाईएस्ट अपील का ऑफिस एक स्टेट में हाई कोर्ट ही होता है। रिट्स इशू कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, और ये रिट किसी के केस में भी कर सकते हैं, लीगल राइट में भी कर सकते हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट में केस में करता है, ये किसी भी केस में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हाई कोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट कवर कर ली। अब मैंने आपको बोला था ना कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो डील करते हैं किसके साथ, हाई कोर्ट। अब सारे आपको याद रखना डिफिकल्ट है, ऑल्दो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, बट कुछ इंपॉर्टेंट याद करें। जैसे आर्टिकल 214 है वो किसके साथ डील करता है कि हाई कोर्ट होंगे स्टेट के लिए, हाई कोर्ट फॉर स्टेट, हाई कोर्ट फॉर स्टेट, ये तो पहला यही है। अब उसके बाद 216 जो है वो डील करता है कि हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, मतलब वो किस किस से मिलकर बने, कितने जजेस होंगे वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी याद कर लो, 214 याद कर लो, 216 याद कर लो।
223 भी याद कर लो कि जो मैंने आपको बोला एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 223 में लिखा गया है। और 226 तो आप बिल्कुल याद करोगे, 226 में ये लिखा गया है कि हाई कोर्ट जो है वो सर्टन रिट्स जो है इशू कर, जैसे हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्शरी है, क्यो वारंटो है, तो ये रिट्स जो है वो इशू कर सकता है कौन, हाई कोर्ट भी, आर्टिकल 226 के में लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। हाई कोर्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने पढ़ लिए, टेंशन मत लेना अगर अभी भी समझ नहीं आया, एक दो बार लेक्चर देख लो, इस पीडीएफ को पढ़ लेना, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद मॉक भी देंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर योर एग्जाम, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा यार कुछ कमेंट करेंगे, मतलब एक लेक्चर आएगा यहाँ पर फिर आ जाएंगे पेड कोर्स। भाई मेरा कोई पेड कोर्स नहीं चलता यार, मैं कितनी बार आपको बताया, मैंने यहीं पढ़ाना है। टाइम कंस्टेंट होने की वजह से लेक्चर लेट हो सकता है, बट लेक्चर कहीं ऐप में नहीं आएगा, लेक्चर यहीं पर यूट्यूब में आएगा, तो टेंशन क्यों लेते हो, आराम से पढ़ो, और भी जगह से पढ़ो। अगर सपोज करो मैं लेट लेक्चर लाता हूँ तो मैंने ये थोड़ी आपको रोका हुआ यहीं से पढ़ो, बट यहाँ से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। सेकंड थिंग मैंने आपको बता तो दिया ये कैसे कैसे हम कवर करेंगे। बाकी जैसे इंग्लिश और कंप्यूटर वो बहुत पढ़ाया हुआ है यार, वो प्लेलिस्ट बनी है उनमें देखो जाके, उनको कवर करो। और करंट अफेयर्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर डेली करंट अफेयर में शेयर कर रहा हूँ, डेली वाले करंट अफेयर वापस नहीं पढ़ाऊंगा, वो वहीं से कवर करना, और बाद में मंथली में कंपाइलेशन भी लाने की कोशिश करूंगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको वो भी कवर करवा दूंगा। बट ये सब तभी होगा अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे। और सेकंड थिंग इज डैट, रिकमेंड भी करा करो यार अपने दोस्तों को या जूनियर्स को, जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो कांस्टेबल की प्रिपरेशन करें, तो कांस्टेबल की मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ, अब मैंने कल से उनको भी लेक्चर देना है, पॉलिटी का ही स्टार्ट करूँगा उनका, तो आप उनको भी रिकमेंड करें। और जो भी JKSSB या जम्मू कश्मीर या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हैं। आप ही मेरे एसेट हैं यार, ऐसे बोलते हैं ना एसेट, तो मेरे एसेट आप ही हैं, मेरी एडवर्टीजमेंट आपसे ही है, मैंने आज तक कहीं से एडवर्टीजमेंट नहीं करवाई है, तो आप लोग ही बोलेंगे एक दूसरे को। तो मुझे लगता है अगर स्टूडेंट किसी चीज़ को करना चाहें तो वो चीज़ बहुत दूर पहुंच सकती है, तो कुछ करना थोड़ा बहुत। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।